प्यारे बच्चों, अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के पाठ्यक्रम के समापन के बाद शुंग राजवंश की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मौर्य साम्राज्य और गुप्तों के इतिहास जानने के बीच में जो वंश महत्वपूर्ण रहे हैं वो शुंग राजवंश रहे हैं, कण्व राजवंश रहे हैं, आंध्र के सातवाहन राजवंश रहे हैं, कलिंग के चेद राजवंश रहे हैं। इसी बीच में हम लोग हिंद यवन अर्थात इंडो ग्रीक आक्रमण की चर्चा करेंगे, शक और पहलव के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण युगीन समाज संस्कृति के बारे में बात करेंगे और गुप्तों के उदय के पूर्व जो पूर्व भारत की राजनैतिक दशा थी उसमें नागवंश, मौखरी वंश, मघ वंश, वाकाटक वंश, पल्लव राजवंश तथा दक्षिण भारत के अन्य राजतंत्र और गणतंत्र विदेशी शक्तियां हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शुंग राजवंश के बारे में। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की जीवन लीला को समाप्त किया था वो पुष्यमित्र नाम के से विख्यात है और उसने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। बच्चों, शुंग वंश का इतिहास जानने के जो साधन है उसमें साहित्य है और साहित्य में पुराण की अगर चर्चा करें तो पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक था। इसके अनुसार पारजिटर मत्स्य पुराण के विवरण को प्रामाणिक मानते हैं और वो कहते हैं कि पुष्यमित्र ने 26 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद साहित्य में हम लोग हर्षचरित की चर्चा करते हैं जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित में उसे अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति को मौर्य नरेश बृहद्रथ को बताया गया है और उससे पुष्यमित्र शुंग ने शासन हथिया लिया था। पतंजलि का महाभाष्य जो है वो उल्लेख करता है जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उनके महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा हुई है और उन्होंने बताया कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला था। जब गार्गी संहिता की बात करते हैं बच्चों तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसके युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है। मथुरा को जीतते हुए यवन आक्रांता थे वो कुसुम ध्वज अर्थात पाटलिपुत्र के निकट तक जा पहुंचे थे। इसकी चर्चा गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। मालविकाग्निमित्र जो है यह महाकवि कालिदास का नाटक है। शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान इससे प्राप्त होता है। पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निवित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने विदर्भ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। एक थेरावली नाम का ग्रंथ है, इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने किया था और इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है। यहाँ पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है और बताया गया है कि उसने 30 वर्षों तक राज्य किया था। हरिवंश नामक ग्रंथ में पुष्यमित्र की ओर परोक्ष रूप से संकेत किया गया है। तदनुसार उसे औदभिज अर्थात अचानक उठने वाला कहा गया है। इसमें इस व्यक्ति को सेनानी तथा कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। केपी जायसवाल नाम के एक विद्वान हुए हैं और उन्होंने इसकी पहचान पुष्यमित्र शुंग से किया है। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है और बच्चों इसमें पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है। पुरातत्व साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो अयोध्या का एक लेख प्राप्त होता है और यह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो बेशनगर का लेख प्राप्त हो जाता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का है और उन्होंने गरुड़ स्तंभ के ऊपर जो खुदा हुआ है इसमें मध्य भारत के भागवत धर्म के लोकप्रियता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
भरहुत का लेख, यह भरहुत स्तूप की एक वेष्टिनी पर खुदा हुआ मिलता है और इससे पता चलता है कि यह स्तूप शुंगकालीन रचना है। इसके अतिरिक्त सांची, बेशनगर, बोधगया इत्यादि से प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की उत्कृष्टता का ज्ञान कराते हैं। शुंगों की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। कुछ विद्वान इस आधार पर शुंगों को निम्न जातीय कहते हैं, किंतु यह मान्यता उचित नहीं है। वस्तुतः वाण ने पुष्यमित्र के कार्य अपने स्वामी की धोखे से हत्या को निंदनीय माना और इसी कारण उसे अनार्य कहा है। उनका यह संबोधन जात सूचक नहीं माना जा सकता। दिव्यावदान शुंगों को मौर्यों से संबंध करता है और इस आधार पर कुछ लोग शुंग कुल को क्षत्रिय भी मानने के पक्षधर हैं, किंतु दिव्यावदान का यह कथन ऐतिहासिकता से परे है। भारतीय साहित्य शुंगों को ब्राह्मण मानता है। पुराण पुष्यमित्र को शुंग कहते हैं। शुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र जो अग्निमित्र हैं उनको बैम्बिक कुल से संबंधित किया गया है। बौधायन स्रोत सूत से पता चलता है कि बैम्बिक कौश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे और इस प्रकार चाहे पुष्यमित्र शुंग रहा हो अथवा बैम्बिक स्पष्टतः ब्राह्मण जात के थे। तारानाथ ने भी उन्हें ब्राह्मण जात का ही बताया है। हरिवंश में पुष्यमित्र को कश्यप गोत्रीय द्विज कहा गया है। अश्वलायन स्रोत सूत्र में शुंगों को उल्लेख आचार्यों के रूप में मिलता है और बृहदारण्यक उपनिषद में सौंगी पुत्र नामक एक आचार्य का उल्लेख है। इस प्रकार शुंग ब्राह्मण पुरोहित ही थे। वर्ण धर्म के प्रबल पोषक मनु के अनुसार धर्म पर संकट आने पर ब्राह्मण भी शस्त्र धारण कर सकते हैं। इसमें जो मनु महाराज लिखते हैं कि शस्त्रम द्विजातिर्भग्राह्यम धर्मो यत्रोपरुद्धते द्विजातिनाम न वर्णा च विप्ले कालकारिते। तो यह स्पष्ट है कि शुंग लोग जो थे वो ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग की अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें तो पुष्यमित्र अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ के प्रधान सेनापति थे। पुराणों में सेनानी पुष्यमित्र बृहद्रथ की हत्या कर 36 वर्षों तक राज्य करेगा ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। पुष्यमित्रस्तु सेनानी समुद्रित्य बृहद्रथम कार इस्सत्य वैरज्यम 37 समान नृपः। हर्षचरित में इस घटना का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि अनार्य सेना ने पुष्यमित्र ने सेना दिखाने के बहाने अपने प्रज्ञा दुर्बल अर्थात बुद्धिहीन स्वामी बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र ने स्वयं 2 अश्वमेध यज्ञ किए, इसका उल्लेख हम लोगों ने कर लिया है। और दीर्घ काल तक मौर्यों की सेना का सेनापति होने के कारण पुष्यमित्र की ख्याति इसी रूप में अधिक थी तथा राजा बन जाने के बाद भी उसने अपनी यह उपाधि धारण की, सेनानी वाली उपाधि। अतः मात्र इस आधार पर प्रतिपादन करना उचित नहीं होगा कि वह कभी भी राजत्व प्राप्त नहीं किया था। देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे उसकी पुनः प्रतिष्ठा करता है और यही उनकी महानता का रहस्य है और इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। विदर्भ से युद्ध होता है। मालविकाग्निमित्र से ज्ञात होता है बच्चों के पुष्यमित्र के समय में विदर्भ जो आधुनिक बरार है का प्रांत यज्ञसेन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। यह यज्ञसेन बृहद्रथ के सचिव का शाला था। उसे शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या के पश्चात उसके सचिव को कारागार में डाल दिया था। इस नाटक के अनुसार पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल अर्थात उपराजा था। अग्निमित्र ने यज्ञसेन से अपने मित्र माधव सेन को तत्काल मुक्त करने को कहा। यज्ञसेन ने यह शर्त रखी कि यदि उसका कोई संबंधी मौर्य नरेश का सचिव जो पाटलिपुत्र के जेल में बंद था छोड़ दिया जाए तो वो माधव सेन को मुक्त करा देगा। इस पर अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन को तुरंत विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश देता है और यज्ञसेन पराजित होता है। विदर्भ राज्य 2 भागों में बंट गया।
वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई और इस राज्य का एक भाग माधव सेन को प्राप्त हुआ। दोनों ने पुष्यमित्र को अपना सम्राट मान लिया तथा पुष्यमित्र का प्रभाव क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण तट तक विस्तृत हो गया। जब पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया तथा सचिव को बंदी गृह में डाल दिया, तब यज्ञसेन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, क्योंकि सचिव का साला होने के कारण वह शुंगों का स्वाभाविक शत्रु था। और इस प्रकार विदर्भ युद्ध भी ईस्वी पूर्व 184 के लगभग ही लड़ा गया था। इसी बीच यवनों का आक्रमण होता है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे और अपने महाभाष्य में उन्होंने अनद्यतन लंग का प्रयोग समझाते हुए लिखा है कि यवनों ने साकेत पर आक्रमण किया। यवनों ने माध्यमिका अर्थात चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अरुणद यवन साकेतम अरुणद यवन माध्यमिकाम, यह पतंजलि जो है अपने महाभाष्य में लिखते हैं। यह निश्चित नहीं है कि इस यवन आक्रमण का नेता कौन था। A.K. नारायण का विचार है कि मध्य भारत पर यवनों का एक ही आक्रमण हुआ। यह पुष्यमित्र के शासनकाल के अंत में हुआ तथा इसका नेता मेनांडर था। उनके अनुसार डेमेट्रियस कभी भी काबुल घाटी से आगे नहीं बढ़ सका था। इतना तो निर्विवाद है कि आक्रमणकारी बख्तरी यवन थे और पुष्यमित्र के हाथों उन्हें परास्त होना पड़ा था। वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया तथा घोड़े को पाटलिपुत्र ले आया। ये उल्लेख मिलता है कि ततः परांत पराजित वसुमित्रेण धन्विना प्रसह्य हियमाणो में वाजिराजो निवर्तितः। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो सिंधु नदी से जो तात्पर्य प्राप्त होता है कि मध्य भारत की चंबल की सहायक काली सिंधु अथवा यमुना की सहायक सिंधु है। रमेश चंद्र मजूमदार इसे पश्चिमोत्तर भारत की सिंधु नदी ही मानते हैं। जे स्नेगी ने मालविकाग्नि मित्र के अंतः साक्ष्य से उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि सिंधु नदी से तात्पर्य वस्तुतः पश्चिमोत्तर की प्रसिद्ध सिंधु नदी ही है। साम्राज्य तथा शासन की अगर हम लोग बात करें तो पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रख सकने में सफल रहा। अयोध्या के लेख में पुष्यमित्र का उल्लेख प्राप्त होता है। विदिशा में उसका पुत्र अग्निमित्र शासन करता था, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। दिव्यावदान तथा तारानाथ के विवरण के अनुसार जालंधर तथा श्यालकोट अर्थात साकल पर भी उसका अधिकार था। साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था और पाटलिपुत्र अब भी इस साम्राज्य की राजधानी थी। पुष्यमित्र की अगर शासन की बात करें तो शासन व्यवस्था के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। लगता है उसने मौर्य साम्राज्य के स्वरूप को ही बनाए रखा। मनु के अनुसार बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य रूप में स्थित महान देवता है, ऐसा मनु महाराज लिखते हैं। बालो यपि नाव मंतव्यो मनुष्य इव भूमिपः महती देवताह्योष नर रूपेण तिष्ठति। मालविकाग्नि में अमात्य परिषद महाभाष्य में सभा का उल्लेख प्राप्त हुआ है। मनुस्मृति से शुंग काल के सुविकसित न्याय तथा स्थानीय प्रशासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगर अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो अपनी उपलब्धियों के फलस्वरूप पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि ने महाभाष्य में वर्तमान लट लकार के उदाहरण में बताया है कि इयम पुष्यमित्रम याजयाम, अर्थात यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र को 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला बताया गया है। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलयुग में एक औदिभज्य अर्थात नवोदित कश्यप गोत्रीय द्विज सेनानी अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार करेगा। अद्विभज्यो भविता कश्चिन सेनानी कश्यपो द्विजः अश्वमेधम तो कलियुगे पुनः प्रत्याहरिष्यति। तो यह उल्लेख प्राप्त होता है। अगर धार्मिक नीति की बात करें तो बच्चों
बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के विवरण में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु और स्तूपों और विहारों का विनाशक बताया जाता है। दिव्यावदान से पता चलता है कि उसने लोगों में अशोक की प्रसिद्धि का कारण पूछा। इस पर उसे ज्ञात हुआ कि अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माता होने के कारण प्रसिद्ध है। परिणाम स्वरूप उसने 84,000 स्तूपों को विनष्ट करके प्रसिद्धि प्राप्त करने का निश्चय किया। अपने ब्राह्मण पुरोहित की राय पर पुष्यमित्र ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। वह पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुटाराम के महाविहार को नष्ट करने के लिए गया, परंतु एक गर्जन सुनकर भयभीत हो गया और लौट आया। वहाँ उसने यह घोषणा की कि जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है। इस समय सांची तथा बहरहुत के स्तूप न केवल सुरक्षित रहे अपितु राजकीय एवं व्यक्तिगत सहायता भी प्राप्त करते रहे। कुछ विद्वानों ने यह मत रखा जरूर है कि सांची तथा बहरहुत के कलाकृतियों का निर्माण पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी शासकों ने करवाया था तथा इससे उनकी धार्मिक सहिष्णुता सिद्ध नहीं की जा सकती। प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा ने बताया कि कौशाम्बी स्थित घोषिताराम विहार में विनाश तथा जलाए जाने के चिन्ह प्राप्त होते हैं, जो पुष्यमित्र शुंग की असहिष्णुता के परिचायक हैं। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया बच्चों, और उसका शासनकाल सामान्यतः 184 ईसा पूर्व से 148 ईस्वी पूर्व तक माना जा सकता है। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी के बारे में अगर बात करें तो उसके मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा होता है। अपने पिता के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। उसके शासनकाल की किसी भी महत्वपूर्ण घटना के विषय में हमें पता नहीं है। उसने कुल 8 वर्षों तक राजकाज किया। उसके पश्चात सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ राजा होता है, जिसके नाम के अतिरिक्त हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस वंश का चौथा राजा वसुमित्र था और इसी के नेतृत्व में शुंग सेना ने यवनों को पराजित किया था। संभवतः वह पुष्यमित्र के समय में साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल था। राजा होने के बाद वह अत्यंत विलासप्रिय हो गया। एक बार नृत्य का आनंद लेते समय मूजदेव अथवा मित्रदेव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। इस घटना का उल्लेख हर्षचरित में प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद आंध्रक, पुलिंदक, घोष तथा वज्रमित्र बारी बारी से राजा होते हैं और जिनके शासनकाल के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। वह कुछ शक्तिशाली राजा था। इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा अर्थात वेशनगर में गरुण स्तंभ की स्थापना की। भागवत विष्णु की पूजा की। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम नरेश देवभूति या देवभूमि था और उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। वह अत्यंत विलासी शासक था और उसके अमात्य वसुदेव ने उसकी हत्या कर दी। देवभूत की मृत्यु के साथ ही शुंग राजवंश की समाप्ति हो गई। तो बच्चों ये शुंग वंश की कहानी थी और शुंग वंश में सबसे प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग ही थे। अब हम लोग जब अगली बार बात करेंगे तो कण्व राजवंश के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।